स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। भारत का भूगोल के तहत हम लोग देख रहे हैं। आज देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में हम देखेंगे भारत को कितने खंडों में यानी कितने भागों में बांटा जा सकता है, उसके भौतिक स्वरूप के आधार पर, उसके धरातल के आधार पर। तो हम देखते हैं 5 प्रकार से हम उसको विभाजित कर सकते हैं। यानी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, बाहरी स्वरूप कैसा है। तो पहला देखते हैं क्या है, हिमालय पर्वत। पहला आपका हिमालय पर्वत है। उत्तर में जो है आपकी हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियां, 3 समानांतर श्रेणियां हिमालय पर्वत की आपके उत्तर में है। ये अंडमान निकोबार तक फैली हुई है। दूसरा आपका है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक हिमालय पर्वत के नीचे का भाग जो है वो ये विशाल मैदान है जो काफी उपजाऊ है। ये सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक विशाल मैदान है जो काफी उपजाऊ है। दूसरा भाग। तीसरा आपका महाद्वीपीय पठार। विंध्य से दक्षिण का भाग, विंध्याचल पर्वत से दक्षिण का भाग जो है वो पठारी भाग है। इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। ये पूरा भाग आपका पठारी भाग है। 1, 2 और 3। तीसरा भाग हो गया प्रायद्वीपीय पठार। चौथा समुद्र तटीय मैदान। ये समुद्र के किनारे स्थित जो पूरे भाग है इनको समुद्र तटीय मैदान कहा जाता है, चौथा भाग। और 5वां भाग है आपका द्वीप समूह। द्वीप समूह 2 भागों में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे लक्षद्वीप समूह आपका स्थित है। इस तरह से 5 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। ये उत्तर का जो मैदान है इसमें आपका दक्षिणी भाग जो है ये रेगिस्तान का है, थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। चाहे तो उसको भी हमें छठे भाग के रूप में ले सकते हैं, लेकिन हमने 5 भाग में ही मुख्य रूप से बांटा है। तो पहला हम देखते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की हम बात कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई है लगभग 5000 किलोमीटर तक है। हिमालय की जो लंबाई है वो 5000 किलोमीटर तक है। अगर इसके औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 2000 मीटर ऊंचाई है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास औसत ऊंचाई है। और औसत चौड़ाई की बात करें जो यहाँ से लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ तो लगभग 240 किलोमीटर, कहीं कम कहीं ज्यादा चौड़ाई इसकी है। इधर पश्चिम भाग में ज्यादा चौड़ा है और पूर्वी भाग में ये चौड़ाई कम होती चली गई। क्षेत्रफल की बात करें तो हिमालय पर्वत लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब हिमालय पर्वत की जो 3 श्रेणियां हैं, सबसे उत्तर की श्रेणी के उस पार की श्रेणी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार, ट्रांस हिमालय उसको कहा जाता है। तो एक आपका हो गया। दूसरा हम देखते हैं मुख्य रूप से जो 3 श्रेणियां उनको हम देख लेते हैं। तो पहला है सबसे उत्तर का जो भाग है इसे महान हिमालय या वृहत हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से बर्फ से ढका होता है, इसलिए इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं इसी भाग में स्थित है, इसीलिए इसे वृहत हिमालय या महान हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा है मध्य या लघु हिमालय या हिमाचल भी कहा जाता है। बीच की जो श्रेणी है उसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहा जाता है और इसका अन्य नाम है हिमाचल। हिमाचल। तीसरा और सबसे जो दक्षिण का भाग है उसे हम बाहरी हिमालय या शिवालिक भी कहते हैं। शिवालय या शिवालिक। अब हम देखते हैं एक एक करके तीनों की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो औसत ऊंचाई की हम बात करें तो वृहत हिमालय की जो ऊंचाई है सर्वाधिक है, लगभग 5000 मीटर तक ऊंची है। और लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल की जो ऊंचाई है लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर तक की है। और बाहरी हिमालय या शिवालिक की जो ऊंचाई है लगभग 1000 मीटर तक। अब हम पर्वत चोटियों की बात करते हैं जो सर्वोच्च चोटियां हैं इन भागों में स्थित है। तो पहला माउंट एवरेस्ट आपका जो नेपाल में स्थित है और इसी महान हिमालय में का एक भाग है। इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में आपको सागर माथा के नाम से जाना जाता है इसको। और क्योमोलांगमा, चीन के लोग इसको क्योलोलाग्मा के नाम से इसको जानते हैं, क्योमोलाग्मा। दूसरा आपका कंचनजंगा
जो सिक्किम में स्थित है आपका, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर स्थित है कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत उत्तराखंड में स्थित है, आपके भारत में स्थित है नंगा पर्वत। नंदा देवी भी भारत में स्थित है। अन्नपूर्णा और चुआऊ ये सभी अन्य देशों में स्थित है। केवल कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी भारत में स्थित महत्वपूर्ण चोटियां हैं। अगर हम लघु हिमालय में देखें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो इसमें आपकी कश्मीर की घाटी है, काठमांडू घाटी जो नेपाल में स्थित है, कांगड़ा और कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित घाटियां हैं। धौलाधार की श्रेणी और फिर पंजाब श्रेणी इसी में स्थित है। नाग टिब्बा और मसूरी भी इसी लघु हिमालय में स्थित है। बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय में अगर देखें तो ये मिट्टी और कंकड़ के बने हुए ऊंचे ऊंचे मैदान है, जिन्हें हम मुख्य रूप से दून या द्वार के नाम से भी जानते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून और हरिद्वार के नाम से जानते हैं। यहाँ की जो मुख्य श्रेणी है लद्दाख में स्थित है, दोनों जास्कर और लद्दाख श्रेणी जो कि दोनों लद्दाख में स्थित है। प्रमुख दर्रों की बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे जो है वृहत हिमालय में वो है सिपकीला दर्रा, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सिपकीला दर्रा, बारालाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा दोनों आपके लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा और नीतिला दर्रा स्थित है। थागला दर्रा भी स्थित है। सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा स्थित है। नाथुला और जेलेपला दर्रा। नीति लेख और लिपुलेख दोनों उत्तराखंड में स्थित है। बुर्जिल दर्रा और जोजिला लद्दाख में स्थित है। आपके लघु हिमालय में पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे शिमला है आपका हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में रानीखेत है, छैल है, चक्राता है, मसूरी है, नैनीताल, अल्मोड़ा और पश्चिम बंगाल में आपके दार्जिलिंग, ये सब महत्वपूर्ण हिमालय स्थान है जो पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम पूर्वी राज्यों में कुछ पर्वत श्रेणियों को देख लेते हैं जो पूर्वी राज्य में स्थित है, जैसे पटकुई, नुसाई और मेघालय में स्थित खासो, गारी और जयंतिया, ये सभी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं। खासी, गारो और जयंतिया, इनका यही क्रम है, खासी, गारो, जयंतिया। कई बार क्रम पूछा गया है कि पश्चिम से उत्तर की तरफ इनका क्रम। और बुम श्रेणी और मिजो में यानी मिजोरम में मिजो श्रेणी स्थित है। अन्य हिमालय पर्वत या पर्वतीय चोटियों को देख लेते हैं जो हिमालय पर्वत के अतिरिक्त हैं, भारत में पाई जाती है। तो दक्षिण भाग में देखें विंध्याचल पर्वतमाला भारत को उत्तर और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है, यानी इसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक है। इसमें मुख्य रूप से पहाड़ियां जो है विंध्याचल पहाड़ी, भारनेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी और पारसनाथ पहाड़ियां इसमें स्थित है। इसकी जो औसत ऊंचाई है विंध्याचल पर्वत की लगभग 900 मीटर है। दूसरी महत्वपूर्ण है सतपुड़ा का विस्तार राजपीपला से लेकर छोटा नागपुर पठार तक है, यानी झारखंड तक है। इसमें महत्वपूर्ण जो पहाड़ियां हैं महादेव पहाड़ी है और मैकान पहाड़ियां इसमें स्थित है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ चोटी है जो 13,350 मीटर ऊंची है। अगले हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं जो आपके यहाँ स्थित है। पश्चिमी घाट इसकी बात कर लेते हैं, जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार सह्याद्री का विस्तार आपके गुजरात से लेकर केरल तक है। इसकी जो लंबाई है औसत ऊंचाई जो इसकी है लगभग 1200 मीटर है और लंबाई की बात करें तो लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तीनों दर्रों को हम देख लेते हैं। थाल घाट जो है नासिक को मुंबई से जोड़ता है। थाल घाट दर्रा से ही होकर नासिक और मुंबई होकर रास्ता निकलता है। इसी तरह से मुंबई से कोलकाता जाते समय भोर घाट से होकर निकलता है रास्ता, मुंबई से कोलकाता। इसी तरह से पाल घाट जो है तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। अगला है पूर्वी घाट। आपका ये पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट देखते हैं, इसकी जो औसत ऊंचाई लगभग 615 मीटर है और लंबाई लगभग इसकी 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूर्वी घाट की।
तो देखा जाए पश्चिमी घाट ज्यादा लंबा है, यानी 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, पूर्वी घाट आपका 1300 किलोमीटर तक फैला है। जबकि दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपकी नीलगिरी में मिलती हैं। और नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। कई बार पूछा गया नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है, जो 1501 मीटर ऊंची है। अब इसमें हम कुछ पहाड़ियों को देख लेते हैं जो पूर्वी घाट में उत्तर से दक्षिण की तरफ स्थित है। पूर्वी घाट में स्थित है तो शिवराय या शिवाय भी कहा जाता है इसको, पूर्वी घाट में शिवाय। फिर आप कहा था जवादा, शिवाय, जवादा या जिवादा भी कहा जाता है। अन्नामलाई और पालकोंडा। अन्नामलाई आंध्र प्रदेश में है, पालकोडा। ये प्रमुख पहाड़ियां इस तरह से इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण, शिवाय, जिवादा और अन्नामलाई, फिर पालकोंडा। अन्नामलाई की जो दक्षिण में अगर देखा है, दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भाग की जो सबसे ऊंची चोटी है इसी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, उसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है 2695 मीटर ऊंचाई है, यानी दक्षिण का सबसे ऊंचा चोटी है अनाईमुड़ी। बहुत ही स्वरूप ये महत्वपूर्ण हो गए। हमने देख लिया हिमालय पर्वत देख लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, ये मिलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण भाग देते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान जो है सिंधु नदी से लेकर सतलज, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक के जो मैदान फैला हुआ है उसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। उत्तर के विशाल मैदान में दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है और सर्वाधिक घनी आबादी यहीं पर बसी हुई है। इसको मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं विशाल मैदान को, भाबर, तराई, बांगर और खादा के रूप में। भाबर का क्षेत्र वह है हिमालय की तलहटी का वह क्षेत्र जहाँ बड़े बड़े पत्थर टूट के पहाड़ों पर से आते हैं। यहाँ नदियां विलुप्त रहती हैं क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, नदियां उनके नीचे से, पानी उनके नीचे से बहता रहता है, यानी हम कह सकते हैं कि नदियां विलीन होती हैं यहाँ पे। दूसरा जो तराई का इलाका है, यहाँ मिट्टियां, पत्थर थोड़े छोटे होते हैं और यहाँ दलदली भूमि का विकास हो जाता है और निम्न समतल मैदान का भी निर्माण यहाँ पर हो जाता है। बांगर जो ज्यादा पुरानी या जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान को हम बांगर कहते हैं। यहाँ कंकड़ पत्थर होते हैं और उसके नीचे यानी सबसे दक्षिण का जो भाग होता है खादर कहलाता है। और ये खादर जो है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ भूमि खादर से बनकर बना होता है। इसको हम कहते हैं उर्वर भूमि, यानी सबसे उपजाऊ भूमि खादर होती है। अगला हम देखते हैं इस तरह से विशाल मैदान का निर्माण इन भाबर, तराई, बांगर और खादर से होता है। प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा महत्वपूर्ण भाग है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से ज्वालामुखी के लावा से निर्मित पठार है। इसमें जो नर्मदा नदी है, ये भरस घाटी में बहती हुई नर्मदा नदी है, 2 भागों में बांटती है प्रायद्वीपीय पठार को, एक मालवा के पठार में और दूसरा दक्कन पठार या दक्षिण का पठार में बांटती है। मालवा का जो पठार है, यहाँ से बेतवा नदी, काली नदी, सिंध नदी, पार्वती नदी, माही नदी आदि नदियां बहती है। प्रायद्वीपीय पठार को अगर हम देखें तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और उत्तर में यह गंगा सतलुज नदियों से के मैदान से घिरा हुआ है। नर्मदा नदी के जो दक्षिण में जो दक्कन का पठार है, ये सबसे बड़ा पठार है भारत का और ये 5 राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इसका निर्माण जो है प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण क्रेटेशियस युग में हुआ था। इयोसीन काल में लावा के जमने से प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। विंध्य श्रेणी
का जो पूर्वी छोर है वो बघेलखंड का पठार कहलाता है। बघेलखंड के पठार का जो पूर्वी भाग है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर का, जबकि जो उसका पश्चिमी भाग है वो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित है। अगर इस चित्र को हम देखें ध्यान से, इस चित्र में देख रहे हैं जो मालवा का पठार है, यानी नर्मदा के उत्तर में जो मालवा का पठार है लावा निर्मित, इसके दक्षिण में विंध्य पठार, विंध्य का पठार इसके दक्षिण में, और मालवा के पठार के पूर्वी छोर पर जो बड़ा भाग है इसका छोटा नागपुर का पठार, जिसका महत्वपूर्ण भाग रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। रांची का पठार जो कि खनिजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, यानी खनिज को बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसे हम भारत का रूर क्षेत्र भी कहते हैं। खनिजों की अधिकता के कारण भारत का रूर जर्मनी में एक स्थान है उस जहाँ खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसी के नाम पर इसे हम भारत का रूर कहते हैं। मालवा के पठार के उत्तर में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। बुंदेलखंड के पठार में चंबल और यमुना नदियों के मिलने से काफी बेड़ों का निर्माण हुआ है बुंदेलखंड के पठार के पश्चिमी भागों में, और जो बुंदेलखंड का पठार है वो नीच शैलों से निर्मित है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण के पठार को गोदावरी नदी दो प्रमुख भागों में बांटती है, एक तो तेलंगाना के पठार में और दूसरा कर्नाटक पठार में बांटती है। तेलंगाना पठार के उत्तर में ताप्ती नदी बहती है। इस तरह से हमने देखा प्रायद्वीपीय पठार। अब अगला हम देखेंगे चौथा तटीय मैदान। तटीय मैदान में अगर देखें तो सबसे लंबी जो तट रेखा है, पहले हमने बताया था अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात आएगी तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर राज्यों की बात आएगी तो सबसे ज्यादा आपका गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, तीन प्रमुख राज्य हैं। तो तटीय मैदानों को हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में बांट सकते हैं। तो पश्चिमी घाट में हम देखते हैं, पश्चिमी घाट की शुरुआत जो होती है आपके कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक, और पूर्वी तट रेखा की जो लंबाई है वो आपकी स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ। औसत चौड़ाई के मामले में पूर्वी तट अधिक चौड़ा है जबकि पश्चिमी तट कम चौड़ा है, लगभग 64 किलोमीटर, और इसकी जो सर्वाधिक ऊंचाई है नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पे इसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी तट की चौड़ाई इससे ज्यादा है। पश्चिमी तट को हम 5 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला कच्छ के रण से शुरुआत है, जहां देखा पहला कच्छ का रण, फिर आपका गुजरात का रण मैदान आ जाता है, फिर महाराष्ट्र में कोकण तटीय मैदान, फिर आपका मालाबार तटीय मैदान, और फिर लास्ट में आपका केरल का मैदान। केरल का जो मैदान है आपका, यहाँ पर समुद्रों के बैक वाटर से लैगूनों का निर्माण होता है। इन लैगूनों को कयाल कहा जाता है, कयाल ऑफ बैक वाटर से इनको कयाल कहा जाता है, जबकि पूर्वी घाट में इनको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। लैगून वहां कहते हैं, मुख्य रूप से वहां लैगून कहते हैं और यहाँ हम कयाल कहते हैं। पश्चिमी तट पर ये समुद्रों के पानी भर जाने से बाढ़ का निर्माण हो जाता है। इस तरह से समुद्र की पानी आने से यहाँ पानी भर जाते हैं और ये बांध का रूप ले लेता है। इस तरह से इस भाग को हम कयाल कहते हैं। पश्चिमी तट पर कयाल कहते हैं और पूर्वी तट पे जब ये निर्माण होता है तो इसको हम लैगून कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे बड़ा जो लैगून है पश्चिमी तट पर, देखते हैं सबसे बड़ा जो लैगून है वो केरल में पाया जाने वाला वेम्बनाड झील सबसे बड़ा लैगून या कयाल का उदाहरण है वेम्बनाड। इसके मुहाने पर ही कोचीन बंदरगाह स्थित है। कोचीन बंदरगाह वेम्बनाड झील के मुहाने पर स्थित है। हम पूर्वी तट रेखा की बात करते हैं तो ये जो पूर्वी तट रेखा जो है यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाओं का निर्माण यहाँ पर होता है। इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्कल का मैदान, आंध्र का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। 3 भागों में बांट सकते। उत्कल का मैदान उड़ीसा में पड़ता है, आप आंध्र का मैदान आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है और तमिलनाडु का मैदान तमिलनाडु में पड़ता है। अब हम देखेंगे द्वीप समूह। द्वीप समूहों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप समूह जो आपके अरब सागर में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम लोग देख लेते हैं। तो द्वीप अंडमान में बात करें केवल अंडमान की तो उसमें 204 द्वीप हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मध्य अंडमान द्वीप सबसे बड़ा है। अंडमान में सबसे बड़ा द्वीप जो है मध्य अंडमान है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अंडमान निकोबार की वो है आपकी सैडल पीक। उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है जो लगभग 737 मीटर ऊंची है।
अंडमान में जिस तरह से 204 द्वीप है, उसी तरह निकोबार में केवल 19 द्वीप स्थित हैं। अंडमान में 204 द्वीप और निकोबार में 19 द्वीप, यानी कि 223 द्वीप स्थित हैं इसमें। 223 द्वीप अंडमान निकोबार, और इसमें 25 द्वीप स्थित हैं, यानी कुल मिलाकर 248 द्वीप स्थित हैं। द्वीप समूह में 248। इनकी संख्याओं में भिन्नता पाई जाती है, किसी किताब में अलग दिया, किसी किताब में अलग दिया। अब निकोबार की अगर हम बात करते हैं तो वहां का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया के सुमात्रा से मात्र 147 किलोमीटर दूर है। ग्रेट निकोबार ये सबसे बड़ा भाग है, निकोबार का सबसे बड़ा भाग, और अंडमान का सबसे बड़ा भाग मध्य अंडमान। जो अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में इसका ज्वालामुखी द्वीप जो स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप भारत में केवल यही है, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप दो ज्वालामुखी द्वीप इस पर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीज दी है, डंकन पैसेज जो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है, डंकन पैसेज जो मैंने कल बताया था, और दूसरा आपका 10 डिग्री चैनल जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। यहाँ आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज में कल हमने बताया था, डंकन पैसेज स्थित है, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। इसी तरह से कार निकोबार और मालदीव के बीच में आपका अभी देखेंगे मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच 9 डिग्री। देखते हैं अभी लक्षद्वीप समूह को देखते हैं, जिसमें कुल 25 द्वीप स्थित हैं। ये मुख्य रूप से मूंगे के बने द्वीप हैं, और ये कोरल द्वीपों से घिरे हुए हैं, प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 द्वीप मुख्य रूप से हैं। उत्तर में लक्षद्वीप है, बीच में आपका कावारत्ती है जो इसकी राजधानी है, कावारत्ती जो इसकी राजधानी है, और उसके बाद दक्षिण में मिनिकॉय स्थित है। लक्षद्वीप का जो दक्षिणी भाग है वो मिनिकॉय है। अब हम देखते हैं कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है, जबकि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। यहाँ अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में देख लेते हैं। कुछ प्रमुख दर्रे जो भारत में स्थित है, जैसे काराकोरम दर्रा आपका ये लद्दाख में स्थित है। जोजिला जिला दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, लद्दाख में स्थित है। पीर पंजाब का दर्रा, बनिहाल दर्रा जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। शिवकीला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इसी तरह से रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बड़ा लाचा दर्रा जो मंडी को लेह से जोड़ता है। नीतीला दर्रा जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ये नीतीला दर्रा तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ये तिब्बत से भी जोड़ता है भारत को। जलेबला दर्रा और बोमडीला दर्रा, यहाँ चित्र में हम लोग देख लेते हैं। आपका ये आपका बनिहाल दर्रा दिखाई पड़ रहा है जो जम्मू श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा आपका ये हो गया। ये दूसरा आपका पीर पंजाब दर्रा है, और ये आपका जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यहाँ पे बुर्जिल दर्रा है, यहाँ पे आपका काराकोरम दर्रा है, एकदम लद्दाख में एकदम ऊपर स्थित है, जो चीन को भारत से जोड़ता है। पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है ये काराकोरम दर्रा। यहाँ बड़ा लाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है तिब्बत से। इसी तरह से शिवकीला दर्रा जो शिमला को जोड़ता है तिब्बत से। उत्तराखंड में 3 है, मानाला दर्रा जो उत्तराखंड तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और मानाला दर्रा, 3 दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ सिक्किम में नाथुला दर्रा और जलेबला दर्रा स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा स्थित है। यहाँ पर देख लेंगे हम। अब हम देखेंगे यहाँ पे थाल दर्रा। ये थाल दर्रा है जो महाराष्ट्र में स्थित है। 2 दर्रे स्थित महाराष्ट्र में, थाल दर्रा और भोरघाट दर्रा। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, जबकि जो भोरघाट दर्रा है ये मुंबई को पुणे से, या कह सकते हैं कि मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। तीसरा पालघाट दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, या कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। इस तरह से भौतिक स्वरूप भारत का समाप्त हुआ। आगे हम अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।